हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है पोसेट, दैट इज अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट। बट हम एक्चुअल में जो हमारा मेन टारगेट है वो है लैटिस। सो लैटिस को पढ़ने से पहले हमें पोसेट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट। उसके बाद हम हासी डायग्राम सीखेंगे कि हासी डायग्राम कैसे होता है। वो एक्चुअल में एक जो आप डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसी के बेस पे एक हासी डायग्राम बनाते हो, तो उसके लिए आपको पोसेट, हासी डायग्राम और उसके बाद हमें कुछ इन्फीमम और सुप्रीमम पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे, इन्फीमम एंड सुप्रीमम। और उसके बाद हमें पढ़ना होगा लैटिस। सो हमारा मेन गोल जो है वो लैटिस पढ़ने का है, बट इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोसेट्स का पूछ ले जाते हैं, या फिर हासे डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, या फिर हासे डायग्राम देकर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फीमम, सुप्रीमम निकाल के दिखाओ। और फिर आखिरी में आपसे पूछा जाता है कि गिवन डायग्राम, जो गिवन हासे डायग्राम है या गिवन पोसेट का जो डायग्राम है वो लैटिस है कि नहीं है। सो इन सब चीज़ों को, मतलब मेनली लैटिस को कंप्लीट कवर करने के लिए हमें ये सारे टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि ये पोसेट एक्चुअल में क्या होता है। सो पोसेट की मेन डेफिनेशन है, एक ये रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। ऑब्वियसली एक रिलेशन हमेशा एक सेट पे डिफाइन किया जाता है, तो सेट आपका ऐसे है। और मैं अब इक्विवेलेंस की जो वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, पहले मेरी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखना है इक्विवेलेंस रिलेशंस पर। उसमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब बता चुका हूँ। अब इक्विवेलेंस रिलेशन से अगर आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। बट आपका जो पार्शली ऑर्डर रिलेशन होता है, मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, वो पार्शली ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। तो अगर वो रिलेशन आर पार्शली ऑर्डर रिलेशन है और वो किसी सेट एस पे लगाया गया है, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये दोनों मिलके बनते हैं पार्शली ऑर्डर्ड सेट। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, पोसेट। देखो, पार्शली ऑर्डर्ड सेट, और जो उस पर रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है। तो आई होप आपने ये सब चीज़ें पहले पढ़ी हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक। फिर भी मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, मीन्स एक्स जो है वो एक्स से रिलेटेड है। अगर अब रिलेशन क्या दिया गया है ये भी देखना पड़ेगा। रिलेशन आपको लेस देन इक्वल टू दिया गया है, डिवीजन दिया गया है, या कुछ और दिया गया है कि एडिशन ऑफ टू नंबर इज एन इवन नंबर। सो इस तरह से चीज़ें, रिलेशन डिफाइन किया जाता है। तो क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है? तो अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एंटीसिमेट्रिक, अब एंटीसिमेट्रिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, एंटीसिमेट्रिक चेक आप तभी करोगे जब आप ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। ठीक है। अगर एक एलिमेंट एक्स वाई से रिलेटेड है, अगर एक एलिमेंट एक्स वाई से रिलेटेड है और दूसरा जो है वाई जो है वो एक्स से रिलेटेड है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी रिलेटेड है, एक तरफ एक्स वाई से रिलेटेड हो रहा है और वाई जो है वो एक्स से रिलेटेड हो रहा है, वो दोनों साइड एक दूसरे से रिलेशन हो रहा है, उसके बाद आप चेक करते हो देन अगर x इज इक्वल टू वाई है तो ठीक है, वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई है तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेकिन आप एंटी सिमेट्रिक में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि आपको ये दोनों कंडीशन पहले ढूंढनी पड़ेंगी कि ये दोनों कंडीशन हो रही हैं, उसके बाद ही आप एंटी सिमेट्रिसिटी चेक करोगे, मतलब x इज इक्वल टू वाई चेक करोगे। अगर आपको मान लो सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है कि x y से रिलेटेड है, तो और उसके अलावा ये वाली नेक्स्ट कंडीशन नहीं दिख रही, मतलब कि ये कंडीशन दिख रही है एक्स रिलेटेड टू वाई है, बट ये वाली उस सेट में कहीं पे भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही कि वाई एक्स से रिलेटेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू वाई है कि नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बाय डिफ़ॉल्ट बोल दोगे कि रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी आप एक्स इज इक्वल टू वाई चेक करोगे। अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन नहीं हो रही है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बोल दोगे कि वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है तो आप बोलोगे एक्स इज रिलेटेड टू जेड, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है। तो जो भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो आपका पार्शली ऑर्डर रिलेशन हो गया। और जिस सेट के ऊपर आप लगा रहे हो वो रिलेशन, मतलब एस के ऊपर लगा रहे हो, तो वो एस और रिलेशन मिलकर क्या बन गए, पार्शली ऑर्डर्ड सेट। सो इन शॉर्ट, पोसेट। सो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं कि एक पोसेट बनेगा कि नहीं, मतलब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो आपके पास नेचुरल नंबर का एक सेट है और उस पर आपने रिलेशन क्या लिया है, लेस देन इक्वल टू, तो मतलब n विद रिलेशन लेस देन इक्वल टू। तो सबसे पहले आप चेक करोगे रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर वी नो, मतलब अगर आप एग्जाम में आते लिखोगे कैसे, वी नो दैट
x इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक नेचुरल नंबर अपने आप से लेस देन इक्वल टू होता ही है, लेस देन नहीं तो इक्वल टू होगा, है ना। तो इस वजह से ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियरली सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं एंटीसिमेट्रिक। सो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एन, इफ x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब दो नेचुरल नंबर में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि एक प्लेस पे वो एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर से छोटा हो रहा है और दूसरे प्लेस पे सेकंड वाला फर्स्ट वाले से छोटा हो रहा है। मतलब कि ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो दोनों नेचुरल नंबर सेम है, x इज इक्वल टू वाई है, तो ये तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? ये तो नहीं है ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि y लेस देन इक्वल टू x है? तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल के चल रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू y भी है और y लेस देन इक्वल टू x भी है। तो ऐसा कब होगा? जब x इज इक्वल टू y होगा। सो दिस इम्प्लाइज जो आपका रिलेशन है लेस देन इक्वल टू इज एंटीसिमेट्रिक, ठीक है यहाँ तक। तो दोनों कंडीशन हो गई। थर्ड ट्रांजिटिव। सो फॉर एवरी x y and z belong to n if x लेस देन इक्वल टू y है एंड y लेस देन इक्वल टू z है, ठीक है। मतलब वो सारे x y z उठाए हमने जिसमें x लेस देन इक्वल टू y हो रहा है और y लेस देन इक्वल टू z हो रहा है, देन तो हम क्या बोल सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू z होगा? यस होगा। तो देन x इज लेस देन इक्वल टू z, तो दिस इम्प्लाइज लेस देन इक्वल टू इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस नेचुरल नंबर विद लेस देन इक्वल टू इज अ पोसेट। तो ये पार्शियली ऑर्डर सेट है। और जो आपका ये लेस देन इक्वल टू है, दिस इज पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। या आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन कि पार्शियली ऑर्डर रिलेशन क्या है और पार्शियली ऑर्डर सेट का है। जिस भी सेट के ऊपर एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन लगाया जा रहा है तो दोनों पेयर मिलके क्या बनेंगे? पार्शियली ऑर्डर सेट बनेंगे। तो दिस इज अ यस नेचुरल नंबर n विद लेस देन इक्वल टू इज अ पोसेट। तो ये क्लियरली हमें प्रूफ हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नेचुरल नंबर का सेट ही लिया गया है बट अंडर डिविजिबिलिटी, मतलब x डिवाइड्स y फॉर्म्स अ पोसेट, मतलब नेचुरल नंबर विद डिवीजन लिख दो बस इतना, इज अ पोसेट। ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट, क्या हर एक नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है? सो फॉर एवरी x belong to natural number, we know that x divides x. So this implies x is related with x, ऐसे लिख सकते हो। So this implies जो आपका रिलेशन R है, जो रिलेशन डिवीजन है, इज रिफ्लेक्सिव। क्या है? तो आप उसे इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हो, तो उससे क्लियरली दिखाई देगा आप क्या लिख रहे हो। तो जो आपका डिवीजन रिलेशन है नेचुरल नंबर्स पर, वो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट, अब आपने क्या चेक करना है? एंटीसिमेट्रिक। सो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इफ एक्स डिवाइड वाई, तो देखो एक सिंबल होता था डिवाइड का, ये वाला देखो, x डिवाइड्स y को आप कैसे लिखते हो? मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि x डिवाइड y, इसको आप लैंग्वेज में लिख लो या सिंबल्स में लिख लो। तो सिंबल्स में लिखना बहुत अच्छा रहता है, उससे आपकी थोड़ी टाइम सेव हो जाता है। तो x डिवाइड, इफ x y को डिवाइड कर रहा है और y x को भी डिवाइड कर रहा है, एंड y डिवाइड x। सो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर होता है जो x y को डिवाइड करे और y x को भी डिवाइड कर दे? तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू y. So for every x and y belong to natural number, if x divide y and y divides x, so this implies x is equal to y. So this implies the relation, this division is a anti-symmetric relation. ठीक है यहाँ तक? सो आप इस वाले सिंबल्स को भी ना थोड़ा करेक्ट वे में लिखना। इस वाले जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिवीजन है मतलब x डिवाइड्स y, तो आप क्या होता है ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइड y, ठीक है। तो और क्लियरली दिखाई देगा कि आप कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हो डिवीजन के लिए। नेक्स्ट, ट्रांजिटिविटी। सो फॉर एवरी
x y z belong to natural number if x divides y and y divides z, so then it implies x divides z. So this implies जो रिलेशन आपका ये है क्या बन गया, इज ट्रांजिटिव. ठीक है, तो सारे प्लेसेस पे आप यही सिंबल यूज करना डिवीजन का, जो यहाँ पे भी मैंने करा है इधर. एक तो इधर मैंने यूज करा था, तो इसमें डिवीजन ऐसे ही लिख लेना. थोड़ा ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन, तो a डिवाइड्स b, इसको ऐसे रीड करते हैं. ठीक है, x डिवाइड्स y. तो कंफ्यूज मत होना, x डिवाइड्स y का मतलब यही है कि y जो है वो x को डिवाइड कर रहा है. सॉरी, x डिवाइड्स y का मतलब है कि x यहाँ पे y को डिवाइड कर रहा है. इस तरह से लिखते हो इसको आप. ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है. तो ये आपका क्या बन गया, हेंस natural number with this divide symbol and this divide relation is a poset. So next question देखो, consider set S with element 1 2 and the power set PS. The relation of set inclusion is a partial order. तो हमें क्या दिखाना है, जो पावर सेट ऑफ S के ऊपर आपने कौन सा रिलेशन लिया है, कंटेनमेंट. जो आप बोले ना इंक्लूजन, सेट इंक्लूजन मतलब कंटेनमेंट. सो दिस इज अ पोसेट. अब ये कैसे है पोसेट, तो आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है सबसे पहले. सो वी नो A इज कंटेन इन A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ S. मतलब पावर सेट ऑफ S में अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट पावर सेट ऑफ S में, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि A इज अ सबसेट ऑफ S. ऑब्वियसली वो सबसेट होगा S का, तभी तो पावर सेट ऑफ S का मेंबर है वो. सो वो हर एक सेट अपने आप में तो कंटेन करता ही है ना. तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिविटी को दिखा रहा है कि यस, एवरी एलिमेंट कंटेन इन इटसेल्फ. सो दिस इम्प्लाइज कंटेनमेंट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक. सो वी नो इफ A is contained in B and B is contained in A. यही था ना रिलेशन में, ये एंटीसिमेट्रिक में क्या, अगर x y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है, सो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू y होगा. अब रिलेशन की जगह क्या आ गया, कंटेनमेंट, और x और y की जगह सेट आ गया a और b. तो a b में कंटेन कर रहा है, b a में कंटेन कर रहा है. तो ऐसा कब होता है, जब a b में कंटेन कर जाए और b a में कंटेन कर जाए, इसका तो दोनों साइड इक्वल होंगे. सो यहाँ पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू b हो गया. सो दिस इम्प्लाइज कंटेनमेंट इज एंटीसिमेट्रिक. ठीक है, अब ट्रांजिटिव. सो वी नो इफ A इज कंटेन इन B, और यहाँ पे लिख भी लेना ऊपर फॉर ऑल A, जैसे लिखा था ऊपर, तो चलो फॉर A ऑल A बिलोंग्स टू, जैसे यहाँ लिखा था. देखो यहाँ पे फॉर एवरी A बिलोंग टू PS, तो यहाँ पे लिखना फॉर एवरी AB बिलोंग टू पावर सेट ऑफ S. ठीक है ना, हम हर एक सेट को कंसीडर करके चल रहे हैं जो ये रिलेशन होल्ड कर रहे हैं कि A B में कर रहा है और B A में कर रहा है. नाउ अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं. वी नो इफ A कंटेन इन B एंड B कंटेन इन C. ठीक है, फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ S. सो देन इट इम्प्लाइज, क्या करेगा, इम्प्लाइज A विल कंटेन इन C. ठीक है, C में कंटेन कर जाएगा वो. सो दिस इम्प्लाइज this containment is transitive. तो हमें क्या करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, हमें 1 और 2 को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही. उसमें 2 एलिमेंट्स थे, हमें क्लियरली पता है. ठीक है, लेकिन आप जो सेट लोगे उसमें हमने उनको एक जनरल नोटेशन दे दी. आप बार बार फाई सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और सेट 1 2 लोगे, आप उससे अच्छा आप जनरल नोटेशन ले लो ABC, तो वो सब सारे सेट के लिए होल्ड कर जाएगा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज पावर सेट ऑफ S with containment is a poset. ठीक है, तो पावर सेट ऑफ S में आपको पता ही है कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो कि हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बिना लिखे भी कर सकते हैं उनको जनरल एलिमेंट लेके. सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन और सेट 1 2 और एम्प्टी सेट. ठीक है, तो दिस इज अ पावर सेट और दिस इज अ पोसेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सेट S with element ABC. So the relation of set inclusion is a partial order. Yes, तो ये भी हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन करा था, आप जनरल नोटेशन लेके चलो.
तो जनरल नोटेशन से सारे सेट के लिए कर सकते हो आप ए बी सी लेके चलो और उसी से पूरा क्वेश्चन कर दो। आपको इसमें एलिमेंट क्या है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर सेट है ना, वो किसी भी सेट का पावर सेट है, पावर सेट के एलिमेंट्स आपको पता है कैसे बिहेव करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि इसमें बस एक एलिमेंट बढ़ा दिया गया है सेट एस में। अगर एलिमेंट और कर दिए जाएँ 5 6 7 10 15 कितने भी कर दिए जाएँ, तो आप एक जनरल नोटेशन लेके चलो ए बी सी, और ए बी सी किसके पार्ट है, वो पावर सेट ऑफ एस के। पावर सेट ऑफ एस का मेंबर होने का मतलब क्या है कि ए बी सी वो सारे सबसेट हैं एस के, है ना। पावर सेट ऑफ एस में कौन से मेंबर आते हैं, एस के सारे सबसेट्स ही तो आते हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ एस। अब उसमें एम्प्टी सेट भी आ जाता है, और जितने भी सेट है तो ए बी सी आर सबसेट ऑफ एस। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें एलिमेंट क्या है, आपको पता है बस वो एक सेट है। तो ये एक पार्शली ऑर्डर सेट हो जाएगा, इज अ पो सेट। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ सेट एस विद एलिमेंट 4 9 16 एंड 36 इज द रिलेशन डिवाइड्स अ पार्शियल ऑर्डर। मतलब अगेन आप डिवीजन वाला रिलेशन लेके चल रहे हो, एक सेट है और आप डिवीजन वाला रिलेशन लेके चल रहे हो, मतलब ए डिवाइड्स बी। तो क्या ये एक पोसेट बनेगा, तो ये पूछ रहा है इज अ पोसेट और नॉट। तो 1 बाय 1 कंडीशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट, हर एक एलिमेंट अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, तो 4 डिवाइड्स 4, 9 डिवाइड्स 9, 16 डिवाइड्स 16 एंड 36 डिवाइड 36। सो दिस इम्प्लाइज दिस रिलेशन डिवीजन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक। अब एंटीसिमेट्रिक में हमेशा ये इशू आ जाता है कि आपको दो पेयर ढूंढने पड़ेंगे जिसमें ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो। तो क्या ऐसा कोई पेयर आपको मिल रहा है जिसमें ए बी को डिवाइड कर रहा हो और बी ए को डिवाइड कर रहा हो? ऐसा तो कोई पेयर मिलेगा ही नहीं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। लाइक अगर मैं ये लिखूँ 4 डिवाइड्स 9, बट आप ये नहीं कह सकते कि 9 डिवाइड्स 4। आपके पास ये दो पेयर बन ही नहीं पाएंगे, और फिर आप ये बोलोगे कि 9 इज नॉट इक्वल टू 4 is not equal to 9, so this implies this relation is not antisymmetric। ऐसा नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते ऐसा? क्योंकि आपके पास ये दो पेयर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 4 डिवाइड्स 9 तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट 9 डिवाइड्स 4 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसकी जो प्रूफ बनेगा ना, वो आप बाय डिफॉल्ट ही लिखोगे, दिस इज एंटीसिमेट्रिक। सो इफ A divides B, then there is no relation or pair such that, मतलब मैं लैंग्वेज में लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप बाय डिफ़ॉल्ट भी लिख के काम चला सकते हो। सच दैट बी डिवाइड्स है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। हमारे पास ए डिवाइड्स बी वाला अगर पेयर है तो बी डिवाइड्स ए वाला पेयर है ही नहीं। ठीक है, such that B divides A. Hence, this relation by default is a antisymmetric relation. ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिटिविटी, मतलब ए बी को डिवाइड करे और बी सी को डिवाइड करे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि कैसे होल्ड करेगा ये। तो ऐसा भी आपको देखो कोई पेयर नहीं दिखाई देगा। 4 तो 16 को कर रहा है डिवाइड, बट 16 36 को कर ही नहीं रहा है। जब वो कर ही नहीं रहा है तो आपको जब वो पेयर ही नहीं मिल रहा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा? तो इसलिए ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पेयर ही नहीं है। आपके पास ये पेयर होने चाहिए ना कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, मतलब ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी। तो ये दो पेयर आपको मिल ही नहीं रहे, आपको एक ही पेयर मिल रहा है, तो आप इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट बोल दोगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो हैंस ए विद रिलेशन डिवीजन इज अ कोसेट। ठीक है, तो ये सिंपली आपका एक पार्शियली ऑर्डर सेट बनेगा, और जो आपका डिवीजन रिलेशन है वो क्या बनेगा, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स।
अब ये क्या होते हैं, एक चीज़ आप ये सीख लो, एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, वो होती है अगर कोई सेट एस है और उसके ऊपर अगर कोई पार्शली ऑर्डर रिलेशन है तो उसको हम इन जनरल लेस देन इक्वल टू से डिनोट करते हैं। तो आप ये लेस देन इक्वल टू नॉर्मल लेस देन इक्वल टू मत समझना जो आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, ये वो नहीं है। ये एक जनरल नोटेशन है किसकी, पार्शली ऑर्डर रिलेशन की। मतलब ये क्या है, इज अ पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन, ऑर्डर्ड रिलेशन, ठीक है। मतलब कि हम एक जर्नल नोटेशन लेके चल रहे हैं, ये एक जर्नल नोटेशन है, जर्नल नोटेशन, ठीक है। तो इस चीज़ से आप मत कंफ्यूज होना कि ये एक लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन एक्चुअल में नहीं है, ये एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, बस इसको ये जान के चल लो आप अभी, ठीक है। जहाँ पे लेस देन इक्वल टू की तरह काम करेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ वहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाला नेचुरल जो आप पढ़ते आए हो बचपन से, लेस देन इक्वल टू वही है, बट यहाँ पे फिलहाल ये रिलेशन अभी पार्शियली ऑर्डर रिलेशन का सिंबल है, ठीक है। अब हमारे पास कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो किसी भी ऑर्डर्ड सेट से, मतलब किसी भी पो सेट से आपने 2 एलिमेंट उठाए, अगर वो 2 एलिमेंट जो हैं रिलेटेड है आपस में, या तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा, मतलब कि या तो ए रिलेटेड टू बी होगा या फिर बी रिलेटेड टू ए होगा। इनमें से अगर कोई सी भी एक कंडीशन होल्ड कर रही है तो वी से दैट ए एंड बी आर कंपेरेबल एलिमेंट्स, ठीक है। आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, देन वी से दैट बोथ द एलिमेंट्स ए एंड बी आर कंपेरेबल। मतलब वो कहीं से तो कंपेरेबल हो रहे हैं, वो या तो ए बी से कंपेयर हो पा रहा है या बी ए से कंपेयर हो पा रहा है, या तो ए बी से रिलेटेड हो पा रहा है या बी ए से रिलेटेड हो पा रहा है। और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या है, नाइदर ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मीन्स नाइदर ए इज रिलेटेड टू बी नॉर बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन कंपेरेबल की डेफिनेशन क्या बनी, ना तो ए बी से रिलेटेड होगा ना बी ए से रिलेटेड होगा। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, डोंट वरी। तो कंपेरेबल का मतलब है या तो ए बी से रिलेटेड हो जाए या बी ए से रिलेटेड हो जाए, और नॉन कंपेरेबल का मतलब है कोई सा भी किसी से रिलेटेड नहीं होगा। सो देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 5 6 10 15 30 इज ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, मतलब उस पर डिविजिबिलिटी ली गई है, और हमें पता है कोई भी सेट लो उस पर डिविजिबिलिटी लोगे तो वो एक्चुअल में पार्शियली ऑर्डर रिलेशन सेट और पार्शियली ऑर्डर रिलेशन बन ही जाएगा। तो बताने कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल एलिमेंट क्या है, तो ए विद डिविजिबिलिटी लिया गया है इसमें, ठीक है। सो देखो कंपेरेबल एलिमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से होंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो अगर इसमें मैं सेट बनाऊँ कंपेरेबल का 1 and 2 हो गए, ठीक है, 1 and 3 हो गए, 1 and 5 हो गए, 1 and 6, तो 1 के साथ तो सारे ही हो गए। सेकंड 2 से देख लो, 2 से कौन कौन है, 2 and 2 के बाद 3 5 6, 2 6 हो गए, एंड 2 and 10, 2 and 30, ये भी कंपेरेबल होगा। अब आप इसको एक बार आपने 2 and 6 लिख लिया तो आपको 6 and 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, हमें बैकवर्ड आके एलिमेंट को चेक नहीं करना है, हम इसी डायरेक्शन में सारे कंपेरेबल ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 6 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 10 को डिवाइड करे तो 2 और 10, 10 and 2 बोथ कंपेरेबल एलिमेंट ही हैं, ठीक है। ए और बी बोल लो या बी और ए बोल लो, वो कंपेरेबल हैं। अब 3 से देखो, 3 and 6 ये कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, 3 and 15 भी कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, 3 and 30 भी कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अब 5 and 10, 5 and 15, 5 and 30 ये भी कंपेरेबल एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप पूरी लिस्ट बना सकते हो। 6 से देख लो, 6 and 30, देन नेक्स्ट 10 and 30, 15 and 30, तो ये सारे कंपेरेबल एलिमेंट्स की लिस्ट है। इसमें पेयर हमें पता लग गए कौन कौन से पेयर होंगे कंपेरेबल। अब नॉन कंपेरेबल तो 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो क्योंकि सबसे कंपेरेबल है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है। तो कंपेरेबल आप हाँ ये चीज़ ज़रूर नोट करना कि हम कंपेरेबल किस सेंस में देख रहे हैं, डिवीजन की सेंस में, कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को डिवाइड करता है, 1 5 को, तो 1 6 को, तो ये कंपेरेबल है। 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 और 6 कंपेरेबल हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 6 and 2 आर कंपेरेबल। वाई? क्योंकि 6 2 को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो वो कंपेरेबल होगा 6 and 2 या फिर 2 and 6, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ लिखी है मैंने 2 and 6, मैंने 6 and 2 नहीं लिखा आगे जाके, देखो मैंने 6 and 30 लिखा है, तो वो इसी में कवर हो गया, 2 and 6 and 6 and 2 दोनों कवर हो गए।
तो देखो और कोई सा पेयर देख लो, 5 एंड 15 कंपेरेबल हैं, वाई? क्योंकि 5 15 को डिवाइड करता है। 5 एंड 30 कंपेरेबल है, वाई? बिकॉज 5 डिवाइड्स 30। तो इस तरह से होता है कंपेरेबल की डेफिनेशन। अब नॉन कंपेरेबल देख लो आप। नॉन कंपेरेबल में क्या होता था? जिसमें कोई भी किसी से कंपेयर ना किया जा सके, ठीक है। तो 1 तो किसी के साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 देखो किसके साथ आएगा, 2 एंड 3। तो ये नॉन कंपेरेबल है, ना तो 2 3 को डिवाइड करता है, ना 3 2 को डिवाइड करता है। 2 एंड 5, 2 एंड 15, ये सारे नॉन कंपेरेबल आ गए। अब 2 के बाद आप 3 देखो, 3 एंड 5, 3 एंड 10, क्योंकि 3 ना तो 10 को डिवाइड करता है, ना 10 3 को डिवाइड करता है। तो डेफिनेशन यही थी, नाइदर ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज नॉर बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन थी। तो इसमें से लेस देन इक्वल टू का मतलब है रिलेटेड। यहाँ पे पार्शियली ऑर्डर रिलेशन की बात हो रही है, तो कि डिवीजन जो है वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होता है, तो हम डिवीजन की रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। तो ना तो 3 10 को डिवाइड करता है, ना 10 3 को डिवाइड करता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट 5 एंड 6 नॉन कंपेरेबल है। 5 और 15 30 सब कंपेरेबल है। आगे 6 और 10, 6 एंड 15, 6 और 30 को कंपेरेबल में आ चुका है। फिर 10 एंड 15 हो जाएगा, ये आपके नॉन कंपेरेबल है, ना तो 10 15 को डिवाइड करता है, ना 15 10 को डिवाइड करता है। फिर 15 एंड 30 ये तो कंपेरेबल में आ चुका है। तो ये आपके नॉन कंपेरेबल हो गए। और हमेशा जो भी आप चेक करोगे वो जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया होगा ना, उसी की रेस्पेक्ट में करोगे। जैसे यहाँ पे ये डिवीजन वाला रिलेशन दिया गया था, तो आपने उसी की रेस्पेक्ट में कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल देखा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लीनियरली या फिर टोटली ऑर्डर्ड सेट। सो टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या हो, जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके कंपेरेबल हैं। मतलब कोई सा भी पेयर उठा लो, ए और बी, कोई सा भी पेयर उठाओगे आप तो वो कंपेरेबल होगा, या तो ए बी से रिलेटेड होगा या बी ए से रिलेटेड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा या फिर नॉन टोटली ऑर्डर्ड सेट होगा। तो कंसीडर ऑर्डर्ड सेट ए। ऑर्डर्ड सेट का मतलब है कि उस पर एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होगा। देन सेट ए इज कॉल्ड लीनियरली ऑर्डर्ड सेट और टोटली ऑर्डर्ड सेट इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन ए आर कंपेरेबल, ठीक है ना। यहाँ पे एवरी पेयर की बात हो रही है, तो हर एक पेयर अगर कंपेरेबल है, मतलब या आपने कोई सा भी एक पेयर उठाया, ए एंड बी का एक पेयर उठा लिया, या तो ए बी से रिलेटेड होगा या फिर बी ए से रिलेटेड होगा। तो अगर ऐसा हर केस में हो रहा है, कोई सा भी ए और बी उठाने पे ऐसा हो रहा है, तो आपका वो सेट टोटली ऑर्डर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस लिया है हमने, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे। और हमने यूजुअल ऑर्डर लिया है, मतलब अब जो लेस देन इक्वल टू आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ये वो वाला लेस देन इक्वल टू है। तो अब आप मुझे कोई से भी 2 इंटीजर उठा के दो। आपने फॉर एग्जांपल उठा के दिए 3 एंड 30, तो क्या 3 और 30 में रिलेशन है? ऑब्वियसली 3 लेस देन इक्वल टू 30 होता है। या फिर आप दे दो 4 एंड 49, तो ये भी है। या फिर आप दे दो 15 एंड 100, तो ये भी है। आप दे दो 100 एंड 6, तो 100 और 6 क्या बताओ, ये आपस में रिलेटेड हैं? ऑब्वियसली हैं। वाई? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो इसका मतलब 6 और 100 आपस में रिलेटेड हैं। तो दिस इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो जिसमें एक भी पेयर ऐसा मिल जाएगा जो कंपेरेबल नहीं है। जैसे पिछला वाला आपने एग्जांपल लिया था, उसमें कितने सारे पेयर थे जो नॉन कंपेरेबल थे, तो इसलिए वो सेट क्या होगा, वो नॉन टोटली ऑर्डर्ड सेट होगा, फिर नॉन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा वो। सो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, आपको और क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द सेट ए। तो आपके पास एक सेट ए दिया गया है जिसमें 1 2 3 मतलब सारे एलिमेंट उठाए गए, इज ordered by divisibility. So determine whether each of the following subsets of A are linearly ordered or not. अब इनके सबसेट लिए गए हैं, जैसे कि 2 4 8 लिए गए, तो क्या डिविजिबिलिटी में है ना, ये याद रखना है आपको। मान लो ये सेट है और उसके साथ डिविजिबिलिटी लगाई जा रही है, तो क्या ये एक टोटली ऑर्डर्ड या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा? तो देखो कोई सा भी पेयर उठाओ, 2 4 उठाओ तो होगा कंपेरेबल, 2 4 को डिवाइड करता है। 2 8 उठा लो, वो भी कंपेरेबल होगा। ये तो पेयर बनेंगे 2 4 2 8 एंड 4 8। इसके अलावा तो और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो हर एलिमेंट कंपेरेबल है। कोई सा भी पेयर 2 4 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है एंड 4 8 को करता है। तो यस, दिस इज अ लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। नेक्स्ट है 3 6 9 11। तो देखो डिवीजन में अगर आप जाओ तो 3 एंड 11 ये कंपेरेबल एलिमेंट नहीं है, ना तो 3 11 को डिवाइड करता है, ना 11 3 को डिवाइड करता है। तो ये हो गया आपका नॉन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट।
ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 1 तो 1 को करता ही है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा थर्ड वाला। फोर्थ देखो क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड होगा क्या, हर पेयर रिलेटेड है, 2 4 से, 2 6 से, 2 8 से, तो 2 वाले तो सारे हो जाएंगे। 4 को देखो क्या 4 और 6 आपस में रिलेटेड हैं, तो 4 ना तो 6 को डिवाइड करता है, ना 6 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। तो एक पेयर मुझे ऐसा मिल गया जहाँ पे रिलेटेड हो ही नहीं रहे दोनों, ना तो ए बी से रिलेटेड हो रहा है, ना बी ए से रिलेटेड हो रहा है। तो इसमें क्या बोलोगे, दिस फोर्थ सेट इज नॉन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। तो इसमें दो नाम है आपके पास, एक है लीनियरली ऑर्डर या फिर टोटली ऑर्डर। तो दोनों सेम के नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो एग्जाम में आपके पास टोटली आ जाए तो आप पूछ लो कि भाई टोटली क्या होता है, आपको समझ ही ना आए। तो ये दोनों सेम है, लीनियरली और टोटली ऑर्डर। तो हमेशा सारे पेयर चेक करने हैं आपने। अगर एक भी पेयर ऐसा मिल रहा है जो फुलफिल नहीं कर पा रहा रिलेटेड होने की कंडीशन के, आपस में कोई ना कोई किसी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर जैसे 4 और 6 देखा हमने, तो यहाँ पे वो नॉन लीनियरली ऑर्डर सेट बनेगा। सो आई होप आपको आज का ये कंटेंट समझ आया होगा। मेरा इस मेन आज की वीडियो में सिर्फ मेन यही था कंसर्न कि आपको पोसेट समझ आ जाए कि पोसेट एक्चुअल में क्या होता है, एक पार्शली ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। एक सेट पे अगर एक पार्शली ऑर्डर रिलेशन लगा दिया जाता है तो वो सेट क्या बन जाता है, एक पोसेट बन जाता है। अब पोसेट से आगे हम पोसेट के डायग्राम बनाना सीखेंगे कि आप इस पूरे रिलेशन को ना एक डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको उसको रीड करना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड होने का ही एक डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं हास्य डायग्राम। तो इस डायग्राम को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो ये आपको मैं पूरा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, सारे टॉपिक में क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।